हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार माँ शारदा एकेडमी में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी से मैं बात कर रहा था हिंदी साहित्य पे, तो हिंदी साहित्य पे कुछ चीज़ें हमने आप सभी को बता दी थी। मैं आप सभी से बात कर रहा था रीतिकाल पे। किस पे बात कर रहा था? रीतिकाल पे। तो रीतिकाल के बारे में हमने आपको ये बताया था कि रीतिकाल को कितने भागों में बांटा जाता है, रीतिकाल के कितने प्रमुख सिद्धांत, रीतिकाल के प्रमुख जो कवि थे उनके बारे में कुछ चर्चा मैंने की थी। कुछ कवियों पे मैंने चर्चा करी थी, शेष कवि अभी बाकी हैं। तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ कवियों पे चर्चा करूंगा। तो हम चिंतामणि पे बात कर चुके थे। चिंतामणि जो हमारे थे प्रसिद्ध कवि थे, रीतिकाल के जो कवि थे उन पे मैं चर्चा कर चुका था। आज मैं आप सभी से मैं बात करता हूँ रीतिकाल के जो अगले कवि थे उन पर मैं चर्चा करूंगा। तो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रसिक गोविंद जी की मैं बात कर लेता हूँ। ये भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि रसिक गोविंद जी की मैं बात करता तो इनकी भी रचनाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो यदि मैं रसिक गोविंद जी की मैं बात करता, इनके बहुत ज्यादा डिटेल में इनसे नहीं बात, प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न कहाँ से बनता है? तो प्यारे भाइयों, तो प्रश्न इनकी रचनाओं से बनता है। कहाँ से बनता है? तो रसिक गोविंद जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वहां से प्रश्न बनता है। तो मैं सीधे इनकी रचनाओं की मैं चर्चा करता हूँ। इनकी रचना कौन कौन सी है उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो इनकी रचनाएं जो है हमारी परीक्षा में अक्सर पूछ ली जाती हैं, उस पर मैं बात करता हूँ। तो इनकी जो पहली रचना है युगल रस माधुरी। कौन सी रचना है? युगल रस माधुरी। युगल रस माधुरी इनकी रचना है। अगली रचना की मैं बात करूं मेरे भाई, अगली इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी एक रचना है लक्ष्मण चंद्रिका। कौन सी है? इनकी दूसरी रचना है जो वो है लक्ष्मण चंद्रिका। कौन है? लक्ष्मण चंद्रिका इनकी दूसरी रचना है। यदि हम इनकी अनिष्ट रचना की मैं बात करता हूं तो भैया इनकी एक रचना आ जाती है समय प्रबंध। कौन सी रचना आ जाती है? समय प्रबंध। समय प्रबंध के बाद मैं बात करता है इनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध है जो हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। एक इनकी रचना है रसिक गोविंद। कौन सी है? रसिक गोविंद। रसिक गोविंद है। इसके बाद एक रचना इनकी और आती है मेरे भाई, इनकी एक रचना और आ जाती है जिसे कहते हैं पिंगल। एक इनकी रचना है जिसे कहते हैं पिंगल रसिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं पिंगल रसिक कहता हूँ। और इसके बाद एक इनकी रचना जो है वो और इनकी एक रचना है मेरे भाई, कौन सी है? गोविंदानंद धन। कौन सी है? गोविंदानंद धन है। कौन सी है? गोविंदानंद धन इनकी एक और रचना है। इतनी रचनाएं इनकी हमारी परीक्षा में यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही। प्यारे साथियों, मैं उतनी ही बात करूंगा जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उन चीजों पे ही सिर्फ मैं चर्चा करूंगा। यदि मैं बात करता हूं रसिक गोविंद जी से, तो रसिक गोविंद जी की रचनाओं से ही अभी तक हमारी परीक्षाओं में प्रश्न बन रहे हैं और किसी प्रकार से प्रश्न नहीं बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इनकी रचनाओं की मैंने बात करी है आप सभी से। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली इनकी रचना है युगल रस माधुरी है, लक्ष्मण चंद्रिका है, समय प्रबंध। ये समय प्रबंध रचना कई बार पूछी गई है। समय प्रबंध रचना किसकी है? स्टार लगा लेना मेरे भाई, इस पे स्टार लगा लेना, ये पूछी गई है। और ये पिंगल रसिक रचना इनकी एक, ये दो रचनाएं इनसे पूछी गई हैं। आपके मैं बताता हूँ यूपीटीटी के एग्जाम में यहाँ से दो रचनाएं पूछी गई हैं। यूपीएसआई 2017 में ये रचना पूछी गई। लक्ष्मण चंद्रिका किसकी रचना है? ये रचना पूछी गई है मेरे भाई। तो इन पे स्टार लगा लेना। ये रचनाएं, इनकी तीन रचनाएं यहाँ से पूछी जा चुकी हैं। अभी तक आपकी परीक्षा में इनसे 3 प्रश्न बन चुके हैं। तो आप समझ ही रहे होंगे ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कितने महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगले कवि की मैं बात करता तो अगले कवि जो है पद्माकर की मैं बात कर लेता।
किसकी मैं बात करता प्यारे भाई, तो पद्माकर की मैं बात कर लेता। तो इनसे क्या क्या प्रश्न बनते हैं हमारी परीक्षाओं में, क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनकी मैं बात कर लेता। इनकी थोड़ा सा मैं डिटेल में चर्चा करूंगा क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो यदि इनके मैं जन्म की मैं बात करता साथियों, यदि मैं इनके जन्म की मैं बात करता, इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, जन्म इनका कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। तो यदि मैं इनके जन्म की मैं बात करता तो इनका जन्म इनका जन्म 1753 ईस्वी में हुआ था। कितना हुआ था, 1753 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। यही तो थी जी सर, हाँ इनका जन्म जो हुआ था 1753, हाँ 1753 विक्रम संवत में हुआ था, ईस्वी में नहीं था, और यह भी विक्रम संवत में था। और यदि मैं बात करता मेरे भाई इनके आश्रयदाता कौन थे, यदि मैं इनके आश्रयदाता की मैं बात कर लेता मेरे भाई, आश्रयदाता की मैं बात करता मेरे भाई, तो इनके आश्रयदाता कौन थे, यदि मैं उनकी बात करता तो इनके आश्रयदाता रघुराज अप्पा थे। कौन थे, रघुराज अप्पा। कौन थे, रघुराज अप्पा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब मैं इनकी रचनाओं पे प्रकाश डालता हूँ जो हमारी परीक्षा में अक्सर पूछी ली जाती हैं। तो प्यारे भाई रचना की मैं बात करता हूँ, इनकी रचनाएं जो हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं, तो सीधे मैं उन पे बात करता हूँ। तो इनकी रचना कौन सी है, पहली रचना इनकी आ जाती है पद्माभरण। कौन सी आ जाती है रचना, इनकी पहली रचना आ जाती है पद्माभरण। पद्माभरण इनकी एक प्रमुख रचना है जो हमारी परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। और मैं बात करता इनकी दूसरी रचना कौन सी है, दूसरी रचना है जगत विनोद। जगत विनोद किसकी रचना है प्यारे भाई, तो जगत विनोद जो है पद्माकर की रचना है। और इनकी रचनाओं की मैं बात करता, और इनकी रचना है गंगा लहरी, भी इनकी रचना है। कौन सी, यदि आपसे पूछी जाती है मेरे भाई गंगा लहरी किसकी रचना है, तो इस पे स्टार लगा लेना, ये पूछी जा चुकी है। और उसके बाद मैं बात करता प्रबोध पचासा किसकी रचना है, कौन सी, प्रबोध पचासा किसकी रचना मेरे भाई, तो प्रबोध पचासा, हाँ प्रबोध पचासा भी इन्हीं की रचना है। उसके बाद मैं अगली रचना की मैं बात करता मेरे भाई, तो कली पच्चीसी भी किसकी रचना है, कली पच्चीसी किसकी रचना है, तो कली पच्चीसी भी इनकी रचना है। कौन सी, कली पच्चीसी इनकी रचना है। उसके बाद में अगली रचना की मैं बात करता तो प्यारे भाइयों इनकी एक रचना है प्रताप सिंह विरुद्धावली। एक नेक्स्ट रचना है इनकी, कौन सी है, प्रताप सिंह वृद्धावली। कौन सी रचना है, प्रकाश सिंह विरुद्धावली इनकी रचना है मेरे भाई। कौन सी है, प्रताप सिंह वृद्धावली। इतनी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं मेरे भाई। पद्माभरण ये स्टार लगा लेना मेरे भाई, ये रचना आपकी पूछी गई है, यूपीटीटी में पूछी गई है। कली पच्चीसी ये रचना पूछी गई है मेरे भाई, इसे याद कर लेना अच्छे से। प्रबोध पचासा किसकी रचना, ये बहुत इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसे आप पढ़ लेना मेरे भाई, ये भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। जगत विनोद, गंगा लहरी, ये इतनी रचनाएं आप इनकी याद करना है। कहने का मतलब ये रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से ये रचना और ये रचना आपकी दो रचनाएं पूछी जा चुकी हैं, आपकी परीक्षाओं में आ चुकी हैं मेरे भाई। ये प्रबोध विनोद अभी तक परीक्षा में नहीं आई है, लेकिन मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं हो रही होगी। प्यारे साथियों, तो मैं आगे बात करता हूँ यहाँ से कितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं, जितने भी प्रकार के कवि बचे हुए हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा। तो आगे मैं बात करता हूँ मेरे भाई, आगे मैं बात करता हूँ अगले कवियों की। यदि मैं बात कर लेता तो सबसे पहले अब मैं बात करूंगा, अब मैं बात कर लेता हूँ भिखारी दास की। किसकी मैं बात करता हूँ, अब मैं आप सभी से बात करूंगा भिखारी दास की। किसकी मैं बात करूंगा, तो भिखारी दास की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ से अक्सर हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। भिखारी दास की यदि मैं बात करता हूँ प्यारे भाई, भिखारी दास से हमारी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मैं इनकी मैं बात करता प्यारे भाई, भिखारी दास की मैं बात करता, तो भिखारी दास का मूल नाम क्या था, पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है। इनका मूल नाम क्या था, तो मेरे भाई इनका मूल नाम क्या था, हिंद सिंह था। क्या था,
हिंद सिंह इनका मूल नाम था, इनका भिखारी नाम नहीं था। लेकिन ये जो रचनाएं लिखते थे ये किस नाम से लिखते? तो मेरे भाई ये भिखारी दास जी के नाम से रचनाएं लिखते थे। और इनका जो मूल नाम पूछा जाता है मेरे भाई, तो इनका मूल नाम जो था हिंद सिंह था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म याद कर लेना मेरे भाई, प्रतापगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई? तो इनका जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था। और यदि मैं इनकी बात करता मेरे भाई, इनकी रचनाओं की मैं पहले आश्रयदाता की मैं बात कर लेता। इनके आश्रयदाता कौन थे? यदि मैं आश्रयदाता की मैं बात करता प्यारे भाई, तो आश्रयदाता इनके कौन थे उसकी मैं बात कर लेता। तो इनके आश्रयदाता कौन थे? हिंदुपति इनके आश्रयदाता थे। कौन थे? हिंदुपति इनके आश्रयदाता थे। हिंदुपति इनके आश्रयदाता थे। हिंदुपति सिंह या हिंदुपति, इतना ही लिख लीजिएगा, बहुत है। अब मैं इनकी रचनाओं की मैं बात करता प्यारे भाई, तो इनकी रचनाएं जो हैं हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं, तो केवल हम उन पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो भिखारी दास जी की जो रचना है मेरे भाई, पहली इनकी रचना है रस सारस, एक इनकी रचना है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है प्यारे भाइयों। इनकी परीक्षाओं में इनकी रचनाओं से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो मेरे भाई जो चीजें ये मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए रामबाण है, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, यहाँ से ही तो आप परीक्षा में सफल होंगे। तो मैं बात करता हूँ इनकी रचनाओं की मैं बात कर लेता। तो इनकी एक रचना है रस सारस, इनकी एक रचना है। कौन सी रचना है प्यारे भाई? तो इनकी एक रचना रस सारंश है। दूसरी रचना की मैं बात करता तो इनकी दूसरी रचना है काव्य निर्णय। कौन सी रचना है मेरे भाई? काव्य निर्णय इनकी एक रचना है। यदि मैं अगली रचना की मैं बात करता मेरे भाई, तो इनकी एक श्रृंगार निर्णय रचना भी है। काव्य निर्णय हो गई है, तो श्रृंगार निर्णय भी एक रचना है। कहने का मतलब है श्रृंगार निर्णय इनकी एक रचना है। कौन सी है? श्रृंगार निर्णय। श्रृंगार निर्णय। यदि रस में हम सारंश शब्द जोड़ देते हैं तो इनकी एक रचना हो जाती है काव्य सारंश, रस सारंश हो जाती है। काव्य शब्द एक है, उसमें यदि हम निर्णय के पहले हम काव्य जोड़ देते हैं तो इनकी एक रचना काव्य निर्णय हो जाती है। यदि निर्णय के बाद हम श्रृंगार को जोड़ देते हैं, पहले जोड़ देते हैं, तो श्रृंगार निर्णय हो जाती है। यदि मैं अगली रचना की इनकी मैं बात करता तो इनकी एक रचना है छंदावली। कौन सी रचना है मेरे भाई? तो इनकी अगली जो रचना है वो कौन सी है? छंदावली रचना है। कौन सी रचना है? छंदावली है। उसके बाद में और भी रचनाओं की मैं बात करता मेरे भाई, छंदावली वर्ण पिंगल। इनकी पूरी रचना का नाम क्या है? छंदावली वर्ण पिंगल। कौन सी? वर्ण पिंगल। अच्छा, जो पिंगल शब्द है ये 3 जगह आपको देखने को मिलेगा। एक जगह अभी हमने आपको बताया था, एक यहाँ आ जाती है रसिक पिंगल। यहाँ पे पिंगल शब्द में यदि रसिक जुड़ जाता है मेरे भाई तो ये रसिक गोविंद की रचना है। यदि छंदावली वर्ण में जुड़ जाता है पिंगल, छंदावली वर्ण में क्या जुड़ जाता है? पिंगल शब्द जुड़ जाता है, तो ये रचना किसकी हो जाती है मेरे भाई? तो ये भिखारी दास की रचना हो जाती है। उसके बाद इनकी अगली रचना की मैं बात करता तो अगली रचना इनकी विष्णु पुराण भाषा है। कौन सी रचना है मेरे भाई? तो इनकी अगली रचना है विष्णु पुराण भाषा। कौन सी रचना है? विष्णु पुराण भाषा इनकी रचना है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक इनकी रचना और है शतरंज शतिका। इनकी एक रचना है। कौन सी है? शतरंज शतिका एक इनकी और रचना है। शतरंज शतिका एक और रचना है मेरे भाई। उसके बाद मैं बात करता हूँ इनकी एक रचना है अमर कोश भी इनकी एक रचना है। कौन सी रचना है मेरे भाई? तो इनकी एक रचना ये भी है। कौन सी है? अमर कोश। कौन सी रचना है? अमर कोश। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जहाँ हमें सबसे ज्यादा होती है दिक्कत। तो आज के बाद कोई समस्या नहीं आ रही है, क्योंकि मैं डे बाय डे प्रतिदिन एक क्लास साहित्य की जरूर मेरी होती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि साहित्य में मेरे भाई आज तक कोई डिटेल में चर्चा नहीं करता है। और जहां हमारी परीक्षा का यदि मैं लेवल देखता हूं, चाहे मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूं या यूपीटीटी या शिक्षक भर्ती की तैयारी की मैं बात कर लेता मेरे भाई, उन परीक्षाओं में दिन प्रतिदिन, यानी कि कहने का मतलब है वर्ष प्रतिवर्ष जो है साहित्य का
जो है लेवल थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। यदि मैं यूपीटीटी की बात करूं तो 2011 में साहित्य से एक भी प्रश्न नहीं आया था। उसके बाद धीरे धीरे एक प्रश्न आता था, कभी 2 आता था, कभी 3 आते थे, ऐसे ही प्रश्न आ रहे थे। लेकिन अब जो वर्तमान की मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो 4 से 5 फिक्स हैं। 4 से 5 नंबर साहित्य के आने निश्चित हैं। 25 नंबर की यदि व्याकरण आती है, लगभग देखा जाए तो 20 से 22 नंबर की व्याकरण हमारी आती है। हिंदी की मैं बात करता हूँ, 5 से 6 नंबर का ये आ जाता है और 2 पैराग्राफ आ जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं। तो कहने का मतलब जो 30 नंबर की हिंदी होती है उसे देखा जाए तो 3 भागों में विभाजित होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों। तो मैं अब आगे बात करता हूँ जो हमारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण चीजें हैं जो पूछी जाती हैं हमारी परीक्षाओं में। तो आगे मैं बात करता हूँ जो और भी कवि बचे हैं उन पर भी मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। तो इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे भाई। साहित्य पे मैं इसीलिए जोर बहुत जल्दी पढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चीजें ये हैं, क्योंकि माफ कीजिएगा लाइट चली, माफी चाहते हैं भाइयों, लाइट चली गई थी इसलिए समस्या हो गई है थोड़ी सी। तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं से मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, क्लास को यहाँ से मैं समाप्त नहीं कर सकता। रिकॉर्डेड क्लास जरूर है, लेकिन आपको प्रतिदिन मैंने बताया था 1 घंटे की क्लासें मिलेंगी साहित्य की, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, एक बच्चे ने कहा था सर साहित्य बहुत आराम से पढ़ाते हैं। प्यारे भाई, यदि मैं बात करता तो उसे बहुत जल्दी भी मैं बात कर लेता। इस हर एक रचना पे मैं देख रहा होगा बहुत ज़्यादा मैं टाइम इसीलिए देता हूँ, क्योंकि यदि मैं किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम दूंगा तो मेरे भाई वो चीज़ें क्या हो जाती है, मेरे माइंड में सेट हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत जल्दबाजी नहीं करिए मेरे भाई, ये साहित्य है, ये व्याकरण नहीं है जो ट्रिक के माध्यम से आपको बता दी जाएगी, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसमें चीज़ें क्या होती है मेरे भाई, से अपने माइंड में सेट करना होता है। ये चीज़ें सेट तभी होती हैं जब हम उसके साथ डे बाय डे वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे मैं बात करता हूँ तो सुखदेव जी की मैं बात कर लेता। किसकी मैं बात करता मेरे भाई, सुखदेव जी की मैं बात कर लेता। सुखदेव सिंह जो हैं, ये भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाएं अक्सर हमारी परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। तो यदि इनके मैं जन्म की बात करता तो इनका जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई, इनके जन्म की मैं बात करता तो इनका जन्म रायबरेली में हुआ था। कहाँ हुआ था, रायबरेली में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई, तो इनका जन्म रायबरेली में हुआ था। अच्छा, इनके आश्रयदाता कौन थे, इनकी यदि मैं आश्रयदाता की मैं बात करता मेरे भाई, इनके आश्रयदाता की मैं बात करता जहां से हमारी परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना है, परंतु अभी तक कोई आश्रयदाता से प्रश्न नहीं पूछा गया है। इनके आश्रयदाता कौन थे, भगवंत राय खाची थे। कौन थे मेरे भाई, भगवंत राय खाची। कौन थे, भगवंत राय खाची इनकी आश्रयदाता थे। ठीक है मेरे भाई, अब मैं इनकी रचनाओं पे प्रकाश डालूंगा जो रचनाएं हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक हैं, जहां से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इनकी पहली रचना कौन सी है, वृत्त विचार इनकी पहली रचना है जो अक्सर पूछी जाती है। इनकी रचना कौन सी, पहली रचना इनकी है वृत्त विचार, इनकी एक रचना है। कौन सी रचना है मेरे भाई, इनकी एक रचना है वृत्त विचार। वृत्त विचार के बाद इनकी दूसरी रचना कौन सी है, छंद विचार। कौन सी विचार है, छंद विचार, यानी कि एक विचार शब्द है, यदि विचार में मैं वृत्त को जोड़ देता हूं तो किसकी रचना बन जाती है, सुखदेव की। यदि विचार शब्द में मैं छंद को जोड़ देता हूं तो क्या बन जाती है, रचना बन जाती है किसकी, सुखदेव सिंह की मैं रचना बन जाती है। और उसके बाद कौन सी एक इनकी रचना आती है, श्रृंगार लता। कौन सी आती है रचना, हाँ श्रृंगार लता इनकी एक रचना है, श्रृंगार लता। अच्छा, श्रृंगार लता के बाद एक और इनकी रचना आ जाती है, कौन सी आ जाती है, फाजिल अली प्रकाश। कौन सी रचना है मेरे भाई, इनकी एक रचना है फाजिल अली प्रकाश। अली प्रकाश भी इनकी रचना है। आगे मैं अगली रचना की मैं बात करता मेरे भाई, तो इनकी एक रचना और पूछी जाती है, रसा वर्ण। कौन सी रचना है, रसा वर्ण भी इनकी रचना है मेरे भाई। कौन सी है, रसा वर्ण भी इनकी एक रचना है। इसके बाद एक रचना और इनकी बची है जहां से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।
माफ़ी चाहते हैं मेरे भाई, क्योंकि आज लाइट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए भैया। आप अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं क्या कर सकता हूँ, लाइट तो समस्या कर ही रही है। तो मैं बात कर रहा था सुखदेव सिंह की। तो सुखदेव सिंह ये रायबरेली के निवासी थे, यानी उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ये आश्रयदाता भगवंत राय खाई जी के यहाँ थे। भगवंत राय खांची जी थे, क्या थे? भगवंत राज खांची। कौन से थे? भगवंत राज खांची जी के ये जो थे आश्रयदाता थे, ये खांची है, ठीक है मेरे भाई। और इनकी रचना में बात करता तो एक वृत्त विचार इनकी रचना है, और एक रचना है छंद विचार श्रृंगार लता फाजिल अली प्रकाश की रचना है, और एक रचना है इनकी रसावरण। इसके बाद एक रचना और बचती है मेरे भाई, इनकी एक रचना बचती है रस रत्नाकर। जी हाँ, एक रचना और बचती है, वो क्या है? रस रत्नाकर। रस रत्नाकर इनकी एक और रचना बनती है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो आगे मैं बात करूंगा प्यारे भाइयों, आगे मैं बात करूंगा रसलील की। मैं बात कर लेता हूँ, इसकी मैं बात करता हूँ, रसलील जी की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हमारी परीक्षा में, लेकिन हमें बात करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से पूछे, इनकी रचनाओं से ही एक प्रश्न बना हुआ था। एक बार इनकी एक रचना पूछी गई थी, इनकी रचना की मैं बात करता तो पूछी गई थी अंग दर्पण किसकी रचना है। तो इनकी एक रचना है मेरे भैया अंग दर्पण, जो पूछी जा चुकी है। और मैं बात करता हूँ मेरे भाई अंग दर्पण के बाद इनकी एक रचना है रस प्रबोध। कौन सी है? रस प्रबोध। अच्छा, रस प्रबोध की जब मैं बात करता हूँ मेरे भाई, प्रबोध रचना है, कौन सी है? रस प्रबोध इनकी एक रचना है, रस प्रबोध एक इनकी रचना है मेरे भैया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो आगे मैं बात करता हूँ मेरे भाई, आगे मैं बात करता हूँ केशव दास की, जहाँ से हमारी परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। अब मैं किसकी बात करूंगा? तो केशव दास जी की मैं बात करता हूँ। किसकी मैं बात करूंगा मेरे भाई? तो केशव दास की मैं बात करता हूँ, क्योंकि अक्सर इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न हमारी परीक्षा में बनते हैं, और यहाँ से एक प्रश्न आना तो स्वाभाविक है मेरे भाई। तो मैं आगे में बात करता हूँ, केशव दास जी की मैं बात कर लेता तो सबसे पहले इनके जन्म की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले हम इनके किसकी बात करूंगा? केशव दास जी के जन्म की मैं बात करता हूँ। किसके बात कर रहा हूँ? केशव दास के जन्म की मैं बात करता हूँ। केशव दास के जन्म की मैं बात करता हूँ। केशव दास जी की जब मैं बात करता मेरे भाई, तो केशव दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला प्रश्न यहीं से बनता है मेरे भाई। तो केशव दास के यदि जन्म की मैं बात करता मेरे भाई, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1555 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी मेरे भाई? यदि मैं मृत्यु की बात करता तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 1618 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600 शायद इनका जो जन्म था, केशव दास जो थे, जी भैया हाँ, ये जो है ईस्वी नहीं होगा, माफ कीजिएगा इसके लिए। यहाँ पे है जिनका जन्म था वो सम्मत में दिया था। किस में दिया था? सम्मत में दिया था मेरे भाई। इनका जन्म जो है ये सम्मत में दिया था। और मैं बात करता स्थान की, मैं बात कर लेता, जन्म स्थान इनका क्या था मेरे भाई? तो जब जन्म स्थान की मैं बात करता मेरे भाई, जन्म स्थान की मैं बात कर लेता, ये कहाँ के निवासी थे? तो प्यारे भाई ये मैं बात करता तो ये आरोही यानी एमपी के निवासी थे। कहाँ के? आरोही। ये आरोही कहाँ पड़ता है मेरे भाई? तो ये आरोही जो है एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी आपको। यदि मैं इनके आश्रयदाता की मैं बात करता मेरे भाई, जहाँ यदि मैं आश्रयदाता की मैं बात करता तो इनके आश्रयदाता कौन थे इनकी मैं बात कर लेता। तो इनके आश्रयदाता की यदि मैं बात करता तो मेरे भाई इनके आश्रयदाता थे इंद्रजीत सिंह। कौन थे? इंद्रजीत सिंह। कौन थे मेरे भाई? तो इंद्रजीत सिंह इनके आश्रयदाता थे। और मैं बात करता इन्हें क्या कहा जाता था? ये बुंदेलों के प्रिय कवि माने जाते थे। ये किसके कवि? तो यदि मैं बात करता ये बुंदेलों के प्रिय कवि माने जाते थे। बुंदेलों के
प्रिय कवि माने जाते थे। क्या माने जाते थे? प्रिय कवि। ये किसके प्रिय कवि माने जाते थे मेरे भाई? तो ये बुंदेलों के प्रिय कवि माने जाते थे। और मैं बात करता, यदि मैं इनकी रचनाओं पे प्रकाश डालता हूँ, जहां से हमारी परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, तो इनकी मैं बात करता हूँ रचनाओं की। यदि मैं बात कर लेता प्यारे भाइयों, तो इनकी रचना कौन सी है? तो यदि मैं केशवदास जी की रचना की मैं बात करता, तो इनकी जो रचना है रसिक प्रिया, इन्हीं की रचना है। कौन सी है? रसिक प्रिया किसकी रचना है मेरे भाई? तो रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो इन्हीं की है। रसिक प्रिया और कवि प्रिया भी एक इनकी रचना है। कौन सी है मेरे भाई? रसिक प्रिया और कवि प्रिया भी इनकी रचना है। कवि प्रिया कहने का मतलब है प्रिया शब्द में यदि हम कवि को जोड़ देते हैं तो एक इनकी रचना बन जाती है कवि प्रिया। एक इनकी मैं रचना बताता था, मैंने बात करी थी रसिक प्रिया में बात करी थी। और मैं आगे बात करता हूँ मेरे भाई, और इनकी रचनाओं की मैं बात करता हूँ तो इनकी एक रचना है विज्ञान गीता, एक रचना है इनकी। कौन सी रचना है मेरे भाई? तो इनकी एक रचना है विज्ञान गीता। कौन सी रचना है मेरे भाई? तो विज्ञान गीता इनकी रचना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ मेरे भाई इनकी और कौन सी रचना है। तो एक रचना इनकी छंदमाला आ जाती है। कौन सी आ जाती है मेरे भाई? कौन सी आ जाती है? छंदमाला। छंदमाला इन्हीं की रचना है। एक इनकी रचना और भी पूछी जाती है मेरे भाई। अगली रचना की मैं बात करता हूँ तो रामचंद्रिका भी। कौन सी? रामचंद्रिका भी इन्हीं की रचना है। कौन सी रचना मेरे भाई? तो रामचंद्रिका भी इनकी रचना है। उसके बाद में अगली रचना की मैं बात करता हूँ मेरे भाई, तो इनकी एक रचना बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जहांगीर। जहांगीर रस चंद्रिका। कौन सी? तो जहांगीर रस चंद्रिका एक रचना है। कौन सी? जहांगीर रस चंद्रिका भी इनकी रचना बहुत ज्यादा चर्चा में है। और उसके बाद एक दो रचनाएं और बचती हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। एक इनकी रचना है रतन बावनी। कौन सी रचना है मेरे भाई? रतन बावनी भी इनकी एक रचना है। उसके बाद जो अंतिम रचना है जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है मेरे भाई, नख सिख। कौन सी रचना है? नख सिख। इतनी रचनाएं यदि इनसे प्रश्न बनेगा मेरे भाई, तो इतनी रचनाओं से ही किसी न किसी से प्रश्न बन जाएगा। इतने प्रश्न आने की संभावना है मेरे भाई। तो मैं बात करता हूँ एक बार केशवदास जी की मैं बात कर लेता हूँ। इनका जन्म और मृत्यु से तो प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, ये प्रश्न बन सकता है। ये बुंदेलों के प्रिय कवि माने जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा बुंदेलों के प्रिय कवि माने जाते हैं? तो ऐसे चार ऑप्शन दे दिएगा। वहां पर भैया मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, आप सभी को किस पे टिक करना है? तो केशवदास पे ही टिक करना है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। यदि मैं इनकी रचना की मैं बात करता तो रसिक प्रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, और मैं बात करता विज्ञान विज्ञान गीता, और ये रचना इनकी पूछी जा सकती रामचंद्र का छंदमाला। इतनी रचनाएं आप भैया मेरे याद कर लेना, इनको कंठस्थ कर लेना, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। केशवदास यदि प्रसिद्ध है मेरे भाई तो इन रचनाओं के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। रामचंद्रिका इनकी बहुत फेमस रचना है, ये कई बार पूछी गई है। छंदमाला भी पूछी गई है। तो इन रचनाओं को गांठ बांध लेना मेरे भाई, ये स्टार लगा लेना, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आगे मैं बात करता हूँ मेरे भाई, आगे मैं बात करता हूँ कुछ और भी प्रसिद्ध कवि हैं, उन पर मैं बात कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अगले उसके अगले उस पे बात करूंगा मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ इतने जो कवियों के बारे में मैंने बताया, जो भी चर्चाएं आपसे करी, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें समझ में भी आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है, आप भी अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ मेरे भाई याकूब खां की मैं बात करता, किसकी मैं बात करता हूँ? तो याकूब खां की बात करता हूँ। किसकी मैं बात करूंगा? तो याकूब खां की मैं बात करता हूँ। याकूब खां जो है, इनसे भी प्रश्न बनने की संभावना है मेरे भाई। तो याकूब खां की मैं बात करता हूँ तो इनके सीधा रचना पे प्रकाश डालता हूँ। इनकी एक रचना है, इनकी एक ही रचना है जो हमारी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। कौन सी रचना है मेरे भाई? तो रस भूषण इनकी एक रचना है।
कौन सी रचना है रसभूषण, जो पूछी जा सकती है आप सभी से। आगे मैं बात करता हूँ याकूब खां के बाद यदि मैं बात करता मेरे भाई, ये जसवंत सिंह की बात करता, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। किसकी मैं बात करता हूँ? जसवंत सिंह की। किसकी मैं? जसवंत सिंह। यदि मैं जसवंत सिंह की बात करता तो मेरे भाई ये कवि भी थे और राजा भी थे। क्या थे ये? ये एक राजा थे। क्या थे मेरे भाई? राजा थे। ये कहाँ के राजा थे या कहाँ के नरेश थे? तो ये भैया ये मारवाड़ के नरेश थे। कहाँ के? तो ये मारवाड़ के नरेश थे। कहाँ के थे? मारवाड़ के क्या थे? नरेश। नरेश का मतलब आप लोग समझते होंगे राजा। क्या होता है? राजा। तो ये नरेश यानी कि मारवाड़ के नरेश यानी कि राजा थे मेरे भाई। और जन्म इनका कहाँ हुआ था मेरे भाई? यदि इनसे बात पूछी जाती है तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका मारवाड़ में ही हुआ था, क्योंकि ये मारवाड़ के नरेश थे मेरे भाई। और मैं इनके जन्म कब हुआ था मेरे भाई? तो इनका जन्म कब हुआ था इसकी मैं बात कर लेता। तो इनका जन्म 1626 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी मेरे बच्चा? यदि इनके मृत्यु की मैं बात करता तो इनकी मृत्यु 1688 ईस्वी में हुई थी। आगे मैं बात करता हूँ इनकी रचनाओं पे प्रकाश डालता हूँ, जहां से अक्सर प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती है। ये एक राजा होने के बाद एक कवि भी थे, ये भी याद रखना। ये राजा भी थे और क्या थे? कवि भी थे। तो यदि मैं इनकी रचना की प्रकाश डालता हूँ रचनाओं पर, तो इनकी रचना कौन सी थी? भाषा भूषण। कौन सी रचना है मेरे भाई? एक रचना है भाषा भूषण, एक रचना है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। और उसके बाद में बात करता हूँ तो प्रबोध चंद्रोदय भी इनकी रचना है। कौन सी रचना है? प्रबोध चंद्रोदय भी, चंद्रोदय इनकी एक रचना है। और उसके बाद अगर हम अगले इसके बाद प्रबोध चंद्रोदय के बाद हाँ जसवंत पचासा भी एक इनकी रचना है। कौन सी है? जसवंत पचासा, क्योंकि इन्होंने अपने नाम पर ही रचना लिखी थी, जसवंत पचासा। यदि इनके नाम के बाद हम पचासा जोड़ देते हैं तो इनकी एक रचना हो जाती है जसवंत पचासा। और उसके बाद में अगली रचना की मैं बात करता तो इनकी एक रचना थी अनुभव प्रकाश। कौन सी रचना थी मेरे भाई? अनुभव प्रकाश, जसवंत प्रकाश। इसके बाद में इनकी अगली रचना की मैं बात करता हूँ मेरे भाई, सिद्धांत सार और सिद्धांत सागर, दो रचनाएं थी। कौन सी थी? सिद्धांत सार। और कौन सी एक रचना थी मेरे भाई? तो सिद्धांत सागर। कौन सी रचना थी? सिद्धांत सागर। इतनी रचनाएं इनकी प्रसिद्ध थी। तो उम्मीद करता हूँ इतनी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। पे मैं आज बात करूंगा आप सभी से प्यारे मित्रों, रीति सिद्ध काल के कवियों पर चर्चा करूंगा। रीति सिद्ध काल के कवियों पे चर्चा बाकी है और उसके बाद रीति मुक्त काल के कवि जो थे, क्योंकि रीति काल को 3 भागों में बांटा गया था। तो एक भाग पे मैं चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूँ आप सभी से। तो समय को न गंवाते हुए सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीति सिद्ध काल के प्रथम कवि की मैं बात करता हूँ। इसमें 4 कवियों पे मुझे चर्चा करना है, जो आपकी परीक्षा में जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई मैं बात करता हूँ आप सभी से बिहारी दास जी की मैं बात करता हूँ। किसकी मैं बात करता हूँ? बिहारी दास जी की मैं बात करता हूँ। बिहारी दास जी की मैं बात करता हूँ। किसकी मैं बात करता मेरे भाई? तो मैं आप सभी से बात करता हूँ बिहारी दास जी की। बिहारी दास जी से कितने प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बन सकते हैं और हमारी परीक्षा की दृष्टि से कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये आप सब जानते होंगे मेरे भाई। तो जब मैं बिहारी दास जी की मैं बात करता मेरे भाई, तो बिहारी दास जी का सबसे पहले मैं बात करता इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, यानी कि जन्म की मैं बात करता और मृत्यु की मैं बात कर लेता। यदि मैं इनके जन्म की मैं बात करता तो इनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1595 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, इनका जन्म हुआ कहाँ था मेरे भाई? तो यदि मैं बात कर लेता तो गोविंदापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोविंदापुर में हुआ था। अच्छा ठीक है मेरे भाई। अगर मैं इनके मृत्यु की बात करता मेरे भाई, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो हाँ, इनकी मृत्यु जो हुई थी 1663 ईस्वी में हुई थी मेरे भाई। और इनके मैं बात करता, यदि मैं इनके आश्रयदाता की मैं बात कर लेता मेरे भाई,
आश्रयदाता की यदि मैं बात करता मेरे भाई, तो इनके आश्रयदाता कौन थे, उनकी मैं बात करता हूँ। तो ये राजा जयसिंह के आश्रयदाता थे। इनके आश्रयदाता कौन थे, राजा जयसिंह। किसकी, राजा जयसिंह, जिनकी मैं अभी बात कर चुका हूँ आप सभी से। ये राजा जयसिंह के क्या थे, आश्रयदाता थे। और मैं बात करता इनके गुरु का क्या नाम था मेरे भाई, तो इनके गुरु का क्या नाम था, नरहरिदास था। क्या था, नरहरिदास। नरहरिदास इनके क्या थे, गुरु थे, जिन्हें नरहर दास भी कहा जाता है। कौन थे, नरहरिदास थे मेरे भाई। और उसके बाद में बात कर लेता इनके पुत्र की मैं बात करता, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है मेरे भाई। हर एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे प्यारे मित्रों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि मैं इनके पुत्र की मैं बात करता तो मेरे भाई इनका पुत्र क्या था, कृष्णदेव। इनके पुत्र का नाम नहीं, कृष्णदेव लाल बिहारी, कृष्णदेव नहीं, इनके पुत्र का नाम था कृष्णलाल बिहारी। क्या नाम था मेरे भाई, तो इनके पुत्र का नाम क्या था, कृष्णलाल बिहारी इनके पुत्र का नाम था। और मैं बात करता मेरे भाई, इनका पहला छंद कौन सा था, तो इनका जो पहला छंद था मेरे भाई, इनका जो पहला छंद था वो कौन सा था, इनका पहला छंद था सवैया छंद। कौन सा था मेरे भाई, तो इनका जो पहला छंद था वो सवैया छंद था। सवैया कौन सा था मेरे भाई, सवैया छंद था, सवैया छंद था मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो यदि मैं इनकी रचना पे प्रकाश डालता हूँ तो इनकी एक ही रचना है, वो आप सभी को पता होगी। इनकी कौन सी रचना है, इनकी एक ही रचना है, वो भी कौन सी है, तो वो रचना का नाम क्या है, बिहारी सतसई। कौन सी रचना है मेरे भाई, बिहारी सतसई रचना है। कौन सी, सतसई। अच्छा, बिहारी सतसई इनकी एक रचना। यदि मैं इसकी बात करता तो इसमें कितने, इसमें 700 दोहों का समाहार है। कितने, तो 700 दोहों का समाहार है। 700 या 700 दोहों का संग्रह है, दोहों का संग्रह, 700 दोहों का संग्रह है। और मैं बात करता मेरे भाई, और मैं बात कर लेता कुल इसमें कितने दोहे हैं, तो इसमें 713 दोहे हैं। कुल दोहे की यदि मैं बात करता तो कुल दोहे जो इसमें हैं वो कितने हैं, 713 दोहे हैं। अच्छा, मैं बात कर लेता इसमें कितने टीका हैं, तो इसमें 50 टीका है। कितने टीका हैं, 50 टीका का संग्रह है, टीका का संग्रह, 50 टीका का संग्रह भी है। तो इतनी चीजें आपसे इनसे पूछी जा सकती हैं मेरे भाई। यदि मैं बात करता हूँ बिहारी दास जी की, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। इसमें 700 दोहों का संग्रह है मेरे भाई। और मैं बात करता इनके जन्म और मृत्यु से नहीं, यहीं से पूछा जा सकता है। यदि यहाँ से प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ मेरे भाई अगले कवि की। यदि मैं बात करता मेरे भाई और इनसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इनसे इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं बात करता हूँ वृंद की। इनमें 4 ही कवि थे, तो वृंद की जब मैं बात करता हूँ मेरे भाई, अब मैं किसकी बात करता हूँ, तो मेरे भाई वृंद की बात करता हूँ। तो इनका जो मूल नाम था मेरे भाई, इनका मूल नाम ही क्या था, यदि मैं इनके मूल नाम की मैं बात करता मेरे भाई, तो इनका नाम क्या था, वृंदा। क्या नाम था इनके मेरे भाई, यदि मैं इनके मूल नाम की मैं बात करता तो इनका नाम क्या था, इनका नाम क्या था, वृंदावन था। क्या था मेरे भाई, तो इनका नाम ही था वृंदावन, इनका नाम था। किसका नाम वृंदावन था मेरे भाई, वृंद। इनका नाम वृंदावन क्यों पड़ा था, क्योंकि ये वृंदावन यानी कि मथुरा के निवासी थे, और यहीं पर वो बहुत ज्यादा मतलब क्रियाएं भी की है, कुछ रचनाओं को भी वहीं पे लिखा है। तो इनका नाम जो था, मूल नाम वृंदावन था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, जो रचनाएं लिखी वो वृंद नाम से लिखी थी। तो आगे मैं बात करता हूँ मेरे भाई, यदि मैं इनके आश्रयदाता की मैं बात करता मेरे भाई, आश्रयदाता की मैं बात करता, यदि मैं इनके आश्रयदाता की मैं बात करता, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है मेरे भाई, वहीं उस पॉइंट पे मैं बात करूंगा, और भी किसी पॉइंट पे बात नहीं करूंगा। यदि मैं आश्रयदाता की मैं बात करता तो ये औरंगजेब के आश्रयदाता थे। किसके आश्रयदाता थे मेरे भाई, तो ये औरंगजेब
किसके? औरंगजेब के आश्रयदाता थे। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो अब मैं इनकी रचनाओं पे प्रकाश डालता हूँ जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमारी परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। यदि मैं वृंद की रचनाओं की मैं बात करता मेरे भाई, तो इनकी एक रचना है पवन पचीसी। इनकी एक रचना है पवन पचीसी। कौन सी रचना है? पवन पचीसी। और मैं दूसरी रचना की मैं बात करता मेरे भाई, तो इनकी एक रचना पवन पचीसी है, दूसरी रचना कौन सी है मेरे भाई? इनकी एक पवन पचीसी 12 मासा। 12 मासा भी एक इनकी रचना है। अगली रचना की मैं बात करता मेरे भाई, 12 मासा भी इनकी रचना है। यदि मैं बात करता यमक शतसई भी इनकी रचना है। कौन सी रचना है? यमक शतसई। शतसई मेरे भाई, शतसई देख के ये मत कह देना कि ये बिहारी दास जी की रचना है। यदि यमक शब्द उसके पहले जुड़ा है मेरे भाई, यमक शब्द उसके पहले लगा हुआ है, तो ये वृंद की रचना है। उसके बाद एक इनकी रचना आ जाती है नयन पचीसी। कौन आ जाती है? नयन पचीसी भी रचना है। पचीसी, प्रेम पचीसी, नयन पचीसी, 12 मासा। प्रेम पचीसी, नयन पचीसी, 12 मासा, यमक शतसई। एक रचना इनकी और भी बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम है पंचसिका। कौन सी रचना है? पंचसिका। इतनी रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं जो आपकी परीक्षा में जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो मैं अगले कवि की मैं बात करता हूँ मेरे भाई। पहले ये कवि थे, यदि मैं बात करता मेरे भाई रीत सिद्ध काल के कवि, तो पहले ये थे। दूसरे कवि पर मैंने बात कर ली है। यदि मैं तीसरे कवि पे चर्चा करूं जहां से प्रश्न बनने की संभावना है मेरे भाई, तो तीसरे कवि कौन से थे? रसनिधि की मैं बात कर लेता। यदि मैं बात करता रसनिधि, तो रसनिधि से क्या प्रश्न पूछा जाता है? तो इनकी रचनाओं से ही प्रश्न पूछा जाता है और इनसे बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं की जाती है। रसनिधि का यदि इनका मूल नाम भी पूछा जाए, तो इनका मूल नाम क्या था मेरे भाई? तो पृथ्वी सिंह था। क्या था इनका मूल नाम? तो इनका मूल नाम पृथ्वी सिंह था। क्या था मेरे भाई? तो इनका मूल नाम पृथ्वी सिंह था। और मैं बात कर लेता मेरे भाई इनकी रचनाओं पर मैं प्रकाश डालूं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण है। तो यदि मैं इनकी रचनाओं पे मैं बात करता मेरे भाई, तो इनकी रचना थी विष्णुपद कीर्तन। पहली रचना इनकी कौन सी है? तो विष्णुपद कीर्तन। विष्णुपद कीर्तन इनकी एक रचना है, कीर्तन होता है। और मैं बात करता मेरे भाई अगली इनकी रचना की मैं बात करता, तो एक रचना इनकी है रसनिधि सागर भी इनकी एक रचना है। कौन सी रचना है? रसनिधि सागर। रसनिधि सागर के बाद यदि मैं इनके रचनाओं की मैं बात करता, तो एक रचना है इनकी रतन हजारा। कौन सी रचना है मेरे भाई? तो इनकी एक रचना है रतन हजारा। और मैं एक रचना इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है मेरे भाई, वो रचना कौन सी है? हिंडोला है। कौन सी रचना है? हिंडोला। तो इतनी रचनाएं इनकी प्रसिद्ध है जहां से प्रश्न बनने की संभावना है मेरे भाई। इससे ज्यादा इनसे कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कौन सी? ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, यदि मैं हिंडोला की मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो ये किस भाषा में लिखे गए है? तो ये क्या है? काव्य है। काव्य है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। एक कवि और बचे हुए हैं, क्योंकि 4 कवियों की बात करना था। रीति सिद्ध काल के कवियों की यदि मैं बात करता, तो पहले प्रमुख 4 कवियों पर चर्चा करने के लिए मैंने बताया था, 4 कवियों के बारे में बताया था। तो अगले कवि कौन बचते हैं मेरे भाई? तो एक ही कवि बचते हैं, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम क्या है मेरे भाई? राम सहाय राम है। क्या नाम है मेरे भाई? राम सहाय। राम सहाय से प्रश्न बनने की संभावना है मेरे भाई। इनसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसकी मैं चर्चा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई अब मैं बात करता हूँ मेरे भाई। आगे यदि मैं आप सभी से बात करता मेरे भाई, अब मैं आप सभी से बात करता हूँ राम सहाय जी की मैं बात कर लेता, क्योंकि इनसे प्रश्न बनने की, इनकी रचनाओं से प्रश्न बनने की संभावना है।
तो आगे मैं बात करता हूँ मेरे भाई राम सहाय। यदि इनके नाम की मैं बात कर लेता तो इनका नाम क्या था मेरे भाई, मूल नाम इनका क्या था, भगत था। या भगत नाम से भी इन्होंने कई रचनाएं लिखी है मेरे भाई। तो सीधा मैं इनकी रचनाओं पर प्रकाश डालूंगा जहां से प्रश्न बनने की संभावना है मेरे भाई। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? तो पहली रचना है इनकी राम सतसई। कौन सी रचना है? राम सतसई। सतसई देख करके मेरे भाई, सतसई देख करके ये मत कह देना ये बिहारी दास जी की रचना है, क्योंकि मैं अभी यमक सतसई बता रहा था। तो किसकी रचना थी मेरे भाई? यमक सतसई की यदि मैं बात कर रहा था तो ये वृंद जी की रचना थी, जिसपे मैंने चर्चा करी थी, ये देखो। और राम सतसई किसकी रचना है? तो राम सहाय की रचना है। केवल सतसई पूछा जाता है तो बिहारी दास जी की रचना है मेरे भाई। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं, क्योंकि बच्चा अक्सर क्या देता है, सतसई देख करके बिहारी दास जी पे टिक कर देता है, जो हमारा आंसर गलत हो जाता है। और मैं बात करता मेरे भाई, और मैं बात करता इनकी रचना कौन सी थी। रचना इनकी थी वाणी भूषण, भी इनकी रचना है। कौन सी रचना है मेरे भाई? तो इनकी एक रचना है वाणी भूषण है। वाणी भूषण के बाद इनकी एक रचना है व्रत तरंगड़ी है। कौन सी है? व्रत तरंगड़ी भी इनकी रचना है। व्रत तरंगड़ी भी इनकी रचना है। उसके बाद में अगली रचनाओं पर मैं बात करता मेरे भाई, तो एक रचना है ककहरा भी रचना है। कौन सी रचना है मेरे भाई? तो ककहरा भी रचना है। ककहरा इनकी रचना है। और ये ककरहा जो है ये जायसी जी की कॉपी है। किसकी है? जायसी जी ने एक रचना लिखी थी अखरोट। कौन सी? अखरोट। तो ये अखरोट की कॉपी है मेरे भाई, अखरोट की कॉपी है। क्या है? कॉपी है। इनकी कॉपी पेस्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं, जो उन्होंने लिखा था वही बात कर ली थी। तो मेरे भाई यदि राम सहाय की मैं बात करता तो इनका जो मूल नाम था क्या था? भगत के नाम से। इन्होंने भगत के नाम से रचनाएं भी लिखी है। यदि मैं बात करता इनकी रचना, तो राम सतसई, वाणी भूषण, व्रत तरंगड़ी, ककहरा। ककहरा जो रचना है ये पूछी गई है मेरे भाई, ये किस रचना की कॉपी है? तो मेरे भाई अखरोट की कॉपी है। अखरोट किसकी रचना है? तो जायसी जी की रचना है। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई रीत सिद्ध काल के कवियों पे जो मैंने चर्चा की, जो मैंने बताने का प्रयास किया, वे सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आगे मैं बात करता हूं मेरे भाई, आगे मैं बात करता हूं आप सभी से रीति मुक्त काल के कवि, रीति मुक्त काल के कवियों की मैं चर्चा करता हूं। इसके बाद आज जो आपका है मेरे भाई रीति काल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक ही काल बचेगा, आधुनिक काल, जो हमारी परीक्षा में ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जहां से आधुनिक काल से 2 से 3 प्रश्न नहीं आते हैं मेरे भाई। 2 प्रश्न तो फिक्स हो जाते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ रीति मुक्त काल की। किसकी मैं बात कर लेता? रीति मुक्त काल की। रीति मुक्त काल के कवि की मैं चर्चा करता हूँ। तो इनकी मैं चर्चा कर लेता हूँ, इन्हीं की चर्चा करना बाकी है। तो इसमें भी रीति मुक्त की यदि मैं बात करता तो इनमें भी 4 कवियों की चर्चा करना बाकी थी। तो 4 कवियों पे मुझे चर्चा करना है मेरे भाई। तो सबसे पहले मैं बात करता तो आलम की मैं बात कर लेता। किसकी मैं बात कर लेता? आलम से, जहां से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि मैं आलम की मैं बात कर लेता मेरे भाई, यदि मैं आलम की बात करता तो ये वास्तविक नाम इनका क्या था? तो ये वास्तविक नाम क्या था मेरे भाई? ये क्या थे? यदि ये ब्राह्मण के थे, क्या थे ये ब्राह्मण जाति के थे। क्या थे मेरे भाई? ब्राह्मण थे। अच्छा, ब्राह्मण में ये क्या थे? ये ब्राह्मण में शुक्ल थे। ब्राह्मण में क्या थे? शुक्ल थे। हाँ, इनका आलम नाम कैसे पड़ा वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो इनका वास्तविक नाम क्या था मेरे भाई? तो इनका वास्तविक नाम था पूरन प्रकाश। क्या था? पूरन प्रकाश शुक्ल। इनका वास्तविक नाम क्या था? पूरन प्रकाश शुक्ल इनका जो था नाम था। अच्छा, ये हो क्या गया था कि ये मुस्लिम विधवा से इन्होंने शादी कर ली थी, या मुस्लिम स्त्री से इन्होंने शादी कर ली थी, जिससे क्या हुआ? धर्म परिवर्तन करना पड़ा इन्हें। शादी के बाद इन्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि चीजें ये हो जाती हैं पत्नियों के अनुसार, इन्हें पत्नी के अनुसार इन्हें चलना पड़ा। इतना इनमें प्रेम था पति और पत्नी में कि इन्होंने अपनी जाति तक बदल डाली। तो इन्होंने ये भी लिखा, इनकी एक रचना है मुस्लिम पराई प्रेम, वो भी मैं इनकी रचना पे बात करता हूँ। ये रचना मेरे भाई बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो ये ब्राह्मण जाति के थे। इनका वास्तविक नाम क्या था? पूरन प्रकाश शुक्ल था। ये ब्राह्मण जाति के थे। अब मैं बात करता मेरे भाई, तो ये ब्राह्मण थे। शादी के बाद इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, ये भी हम बात बता चुके हैं। इन्होंने शादी के बाद
शादी के बाद धर्म परिवर्तन किया था। क्या? धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन किया। अच्छा, धर्म परिवर्तन किया। इन्होंने किससे शादी की थी? तो इन्होंने भैया शेख नाम की मुस्लिम से शादी की थी। इन्होंने शेख नाम की मुस्लिम से शादी की थी। मुस्लिम से शादी की थी। शादी के बाद इन्हें अपनी पत्नी के अनुसार चलना पड़ा। यदि मैं बात करता, शादी के बाद इन्हें अपनी पत्नी के अनुसार चलना पड़ा। अब मैं इनके आश्रयदाता की मैं बात कर लेता मेरे भाई। आश्रयदाता की यदि मैं बात करता, ये किसके यहाँ आश्रयदाता थे? तो ये औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह। किसके यहाँ थे? बहादुर शाह मुअज्जम। कौन था मेरे भाई? मुअज्जम। ये बहादुर शाह मुअज्जम जो था, ये औरंगजेब का क्या था? पुत्र था। किसका पुत्र था? तो औरंगजेब का पुत्र था। अब मैं इनकी रचनाओं पे प्रकाश डालता हूँ। मेरे इनसे प्रश्न बनने की संभावना आपकी परीक्षा में 100% है, क्योंकि ये मेरे भाई ने धर्म भी परिवर्तन किया था। शादी के बाद ये मुस्लिम भी कहलाए गए, मतलब कहे क्या गए थे? इन्होंने आलम के नाम से अपनी रचनाएं लिखी। जितनी भी रचनाएं इन्होंने लिखी मेरे भाई, आलम के नाम से ही लिखी थी। तो यदि मैं इनकी रचनाओं की मैं बात करता मेरे भाई, तो इनकी एक रचना है सुदामा चरित्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, पूछी जाती है। सुदामा चरित्र किसकी रचना है मेरे भाई? तो सुदामा चरित्र भी इनकी रचना है। किसकी? आलम की रचना है। और मैं इनकी रचनाओं की मैं बात करता, तो एक इनकी रचना है आलम खेली। कौन सी रचना है? आलम खेली। कौन सी रचना है मेरे भाई? आलम केली। उसके बाद में अगली रचना की मैं बात करता मेरे भाई, अगली रचना की मैं बात करता, तो इनकी एक रचना है श्याम स्नेही रचना है। कौन सी रचना है मेरे भाई? श्याम स्नेही। श्याम स्नेही के बाद एक इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, जो हमने अभी आपको बताया था, मुस्लिम पराई प्रेम। कौन सी थी? मुस्लिम पराई प्रेम। मुस्लिम पराई प्रेम ये किसकी रचना है मेरे भाई? तो मुस्लिम पराई प्रेम जो है, ये आलम जी की रचना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी आप लोगों को मेरे भाई। तो अगले कवि की मैं बात करता हूँ, घनानंद जी की मैं बात कर लेता। किसकी मैं बात करता हूँ मेरे भाई? तो आगे मैं बात करता हूँ घनानंद जी की मैं बात कर लेता हूँ, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मैं घनानंद की मैं बात करता, घनानंद की मैं बात करता मेरे भाई। अब मैं यदि मैं घनानंद की मैं बात करता मेरे भाई, तो सबसे पहले इनके जन्म की बात करेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई थी और कब हुई थी। यदि मैं इनके जन्म की बात करता, हालांकि जन्म और मृत्यु से कोई भी प्रश्न अभी तक आपकी परीक्षा में नहीं बना है। यदि मैं इनके जन्म की मैं बात करता, तो मेरे भाई इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु की बात करता तो 1739 ईस्वी में हुई थी। और जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई? तो इनका जन्म जो हुआ था वो बुलंदशहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुलंदशहर में हुआ था। और मृत्यु की मैं बात करता तो इनकी मृत्यु वृंदावन में हुई थी। कहाँ हुई थी? वृंदावन में हुई थी। और मैं बात कर लेता मेरे भाई, ये आश्रयदाता किसके थे? यदि मैं इनके आश्रयदाता की मैं बात कर लेता, शायद इस मार्कर में कोई दिक्कत है, बच्चा बता रहा है। आश्रयदाता की मैं बात कर लेता, यदि मैं इनके आश्रयदाता की मैं बात करता मेरे भाई, तो मोहम्मद शाह रंगीले इनके कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीले इनके आश्रयदाता थे। उसके बाद मैं बात करता मेरे भाई, और मैं बात कर लेता तो इनकी जो रचना है वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और रोचक है। कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहली रचना इनकी कौन सी है? सुजान सागर। कौन सी रचना है मेरे भाई? पहली रचना इनकी है सुजान सागर। सुजान सागर के बाद मैं बात करता हूँ मेरे भाई, तो इनकी एक रचना है इश्क लता। कौन सी है? इश्क
इश्क लता इनकी एक रचना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अगली रचना की, मैं बात करता एक रचना इनकी है रस केली बल्ली। कौन सी है? रस केली बल्ली भी इन्हीं की रचना है। रस केली बल्ली, रस केली बल्ली भी इनकी रचना है। और उसके बाद मैं बात करता मेरे भाई, तो इनकी एक रचना है वियोग वेली। कौन सी रचना है मेरे भाई? तो एक रचना इनकी कौन सी है? वियोग वेली है। वियोग वेली की मैं बात करता मेरे भाई। इसके बाद यदि मैं बात करता तो एक इनकी रचना है यमुना रस। यमुना रस रचना है। कौन सी रचना है? यमुना रस। कौन सी रचना मेरे भाई? यमुना रस। इसके बाद यदि मैं इनकी रचनाओं की मैं बात करता मेरे भाई, तो एक इनकी रचना है कोकशार कृपानंद। कौन सी रचना है? कोकशार कृपानंद। कौन सी रचना है? कृपानंद। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ। कृपाकंद है, कृपानंद नहीं है, कृपाकंद है मेरे भाई, कृपाकंद। हाँ, इतनी इनकी रचनाएं हैं मेरे भाई। इसके बाद एक इनकी रचना बहुत फेमस है, तो वो कौन सी रचना है? विरह लीला। कौन सी रचना मेरे भाई? विरह लीला। इतनी रचनाएं आपको याद रखना है, क्योंकि मेरे भाई घनानंद जी से आपकी परीक्षा में अक्सर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, तो इतनी रचनाएं आपको याद रखना होगा। यदि मैं घनानंद की रचनाओं की मैं बात कर लेता तो सुजान सागर, ये स्टार लगा लेना मेरे भाई। और मैं बात कर लेता विरह लीला। ये दो रचनाएं आपकी परीक्षा में आ चुकी हैं। और मैं बात कर लेता वियोग वेली, ये रचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इश्क लता। ये दो रचनाएं और याद कर लेना मेरे भाई। इतनी रचनाएं यदि याद कर लेते हैं, इनका अध्ययन कर लेते हैं मेरे भाई, तो आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो दो रचनाएं और बची हैं, उन पर भी दो यानी कि कवि और बचे हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद जो है मेरे भाई रीति काल जो है वो समाप्त हो जाएगा। कल मिलेंगे आपको अगली क्लास में। हम आपसे बात करेंगे आधुनिक काल पे। किस पे चर्चा करेंगे मेरे भाई? तो हम कल आप सभी से बात करेंगे प्यारे साथियों। किस पर मैं बात करूंगा? आप सभी से आधुनिक काल पे बात करूंगा। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं द्विजदेव की। किसकी मैं बात करता हूँ? अगले कवि कौन से हैं? द्विजदेव है। द्विजदेव है। इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन इनकी भी चर्चा करना मुझे है। तो यदि मैं इनकी बात करता तो ये महाराजा क्या थे? मानसिंह थे। इनका मूल नाम क्या था मेरे भाई? तो ये महाराजा मानसिंह थे। ये कौन थे मेरे भाई? द्विजदेव महाराजा मानसिंह थे। मानसिंह। अच्छा, ये मानसिंह जो थे ये कहाँ? ये तो अयोध्या के नरेश थे। यदि मैं इनकी बात करता है तो ये अयोध्या के राजा थे। कहाँ के थे? अयोध्या के राजा थे, अयोध्या के नरेश थे मेरे भाई। और इसके बाद यदि मैं इनकी बात करता मेरे भाई, तो ये इनकी रचना कौन सी है? उनकी रचनाओं पर मैं प्रकाश डालता हूँ, जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। अक्सर प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो यदि मैं इनकी रचनाओं पर प्रकाश डालता हूँ, तो इनकी दो ही रचना बहुत ज्यादा फेमस है, दो रचनाएं पूछी जाती हैं। एक श्रृंगार लसिका है और दूसरी रचना क्या है मेरे भाई? श्रृंगार लसिका एक रचना है इनकी। और दूसरी रचना कौन सी है मेरे भाई? तो दूसरी रचना जो है श्रृंगार लसिका थी। और कौन सी थी? श्रृंगार लसिका। हाँ, श्रृंगार बत्तीसी भी इनकी रचना है। कौन सी है? श्रृंगार बत्तीसी इनकी दूसरी रचना है। तो दो ही रचनाएं इनकी जो है प्रसिद्ध हैं, जो आपकी परीक्षा में जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। उसके बाद अगले कवि की मैं बात करता तो नंबर 4 के कवि कौन से हैं मेरे भाई? तो ठाकुर की मैं बात करता। किसकी मैं बात करता? ठाकुर। तो इनकी मैं रचनाओं पर ही प्रकाश डालता हूं। तो इनकी दो रचनाएं हैं मेरे भाई। ठाकुर की मैं बात कर लेता तो इनकी रचना की मैं बात करता मेरे भाई। तो इनकी रचना एक है ठाकुर ठसक। कौन सी रचना है? ठाकुर ठसक। और दूसरी रचना है ठाकुर ठसक ठाकुर दशक। कौन सी रचना है? ठाकुर ठसक और हाँ ठाकुर शतक थी। कौन थी मेरे भाई? ठाकुर शतक। दो इतनी इनकी रचनाएं हैं। यदि मैं इनके आश्रयदाता की मैं बात कर लेता मेरे भाई, यदि मैं इनके आश्रयदाता की बात करता, हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चलो मैं बात कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं इनके आश्रयदाता की मैं बात करता है मेरे भाई, तो ये केसरी सिंह,
ये परीक्षित के दरबारी कवि थे। किसके थे? परीक्षित। ये राजा एक परीक्षित थे, उनके ये दरबारी कवि थे मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे साथियों। तो इसी कुछ पॉइंटों के मतलब इन्हीं इतनी चर्चाओं के बाद ही मेरा जो है मेरे भाई, हम बात कर चुके हैं संपूर्ण रीति काल पे, मैंने चर्चा कर ली है। इससे ज्यादा रीति काल पे कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। तो कल मिलते हैं आपको एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ आपको मिलेंगे आधुनिक काल पे, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं हमारी परीक्षा में। तो धीरे धीरे यदि मैं बात करूं तो हिंदी साहित्य समाप्त होने वाला है, एक ही काल पे चर्चा करनी बाकी है। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए, यहाँ से कुछ सीखने को मिले और कुछ बेहतर चीजें लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो यदि आपको कुछ सीखने को मिलता है। यदि आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है तो मत करिए मेरे भाई। तो मेरे साथियों, राम राम, राधे राधे, जय हिंद मेरे भाइयों।